समझ में आया बात। कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी होने की वजह से देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 2 है, एक ये और एक ये। यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील क्या है, 1 है। लेकिन फिर भी जो प्लांट हमारा आया है वो क्या आया है, टॉल आया है। फिर भी हमारा जो प्लांट है वो क्या आया है, टॉल आया है। मतलब क्वालिटेटिव ट्रेट के अंदर अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख के अच्छे से बताओ। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील यहाँ पे देख के बताओ, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है वो मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नॉट मैटर। कहाँ कर रहा है मैटर, यहाँ पे देखो 2 डोमिनेंट एलील है फिर भी जो फिनोटाइप आया वो क्या आया, टॉल आया। और यहाँ पे 1 डोमिनेंट एलील है उसके बावजूद भी फिनोटाइप क्या आया, टॉल आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है वो मैटर नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है वो मैटर नहीं कर रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हम क्वालिटेटिव में बात करें तो इन दोनों का जो फिनोटाइप है वो क्या आता है, सेम आता है। फिनोटाइप इन दोनों का क्या आता है, सेम आता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो कैपिटल टी है फिर भी हमारे पास पौधा कैसा आया, टॉल आया। और कैपिटल टी स्मॉल टी है फिर भी हमारे पास पौधा क्या आया, टॉल आया। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है सर वो मैटर नहीं करता है। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है वो मैटर नहीं करता है। क्लियर एकदम। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील किस में मैटर नहीं करता है, क्वालिटेटिव ट्रेट में। याद रखना है किस में, क्वालिटेटिव में जो है हमारा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, पहला लिख देते हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है हमारा वो क्वालिटेटिव में मैटर नहीं करता है। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी का दोनों का जो फिनोटाइप है वो क्या आता है, सेम आता है। याद रहेगा ये बात, दोनों का फिनोटाइप क्या आता है, सेम। लेकिन अगर हम यही बात करते क्वांटिटेटिव का, किसका बात करते, क्वांटिटेटिव। याद रखो इससे क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, पूछे है कैसे बताएंगे, क्वांटिटेटिव का है ना, क्वांटिटेटिव का। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। अब इसका जो है इसका जीनोटाइप ये है, समझ आए बात। और यहाँ पे हमारे पास एक और प्लांट है और यहाँ पे हमारे पास एक और प्लांट है, इसका जीनोटाइप ये है और इसका जीनोटाइप ये है। यहाँ पे हमारे पास जो है कैपिटल टी की वजह से 2 डोमिनेंट एलील की वजह से ये जो हमारे पास इसका फिनोटाइप जो आया वो टॉल आया। लेकिन यहाँ पे सिंगल डोमिनेंट एलील होने की वजह से जो हमारा फिनोटाइप आता है वो क्या आता है, सेमी टॉल आता है। क्या आता है, सेमी टॉल। और इस स्मॉल टी की वजह से क्या आता है, ड्वार्फ आता है। मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है वो मैटर कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर कर रहा है ना। ज़्यादा अगर डोमिनेंट एलील है तो प्लांट हमारा क्या आ रहा है, टॉल आ रहा है। लेकिन जहाँ हमने डोमिनेंट एलील को कम किया तो हमारा जो प्लांट का हाइट था वो क्या हुआ, कम हो गया। हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या याद रखना तुमको कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है वो क्या करता है, मैटर करता है। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है वो क्या करता है, मैटर करता है। और एक बात याद रखना है कि मोर इज डोमिनेंट एलील, जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील होगा, मोर इज डोमिनेंट, उतना ही हमारे पास क्या होगा, मोर इज इफेक्ट, उतना ही ज़्यादा हमको क्या देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। जितना ज़्यादा डोमिनेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो पौधा है वो क्या आएगा, टॉल आएगा। समझ में आ रहा है बात। और यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो मैटर कर रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी मैटर कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। अब हमारे पास हमारे पास क्या जीनोटाइप है, एक है कैपिटल ए, एक है कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर इन दोनों की बात करें तो अगर हम इसको बात करें अगर हम इसको बात करें क्वालिटेटिव में, अगर क्वालिटेटिव में अगर बात करें तो इन दोनों का फिनोटाइप सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। इन क्वालिटेटिव, अगर क्वालिटेटिव में बात करें तो इन दोनों का फिनोटाइप सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, देख के बताओ। फिनोटाइप क्या आएगा, सेम आएगा। इन दोनों का जो फिनोटाइप है वो क्या आएगा बाबू, सेम आएगा। लेकिन अगर यही हम बात करें इन क्वांटिटेटिव, अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्या इन दोनों का फिनोटाइप सेम आएगा। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्या इन दोनों का फिनोटाइप सेम आएगा, फिनोटाइप सेम आएगा। फिनोटाइप क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। फिनोटाइप क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। समझ में आया। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्लियर है। क्वालिटेटिव में तुम्हारा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर नहीं करता है। कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, हमारे पास क्या होगा, सेम फिनोटाइप आएगा, है ना, सेम फिनोटाइप आएगा। लेकिन
तुम्हारा जो क्वांटिटेटिव होगा उसमें क्या होगा बाबू, तुम्हारा जो तुम्हारा क्वांटिटेटिव होगा उसमें तुम्हारा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करता है, और जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इफेक्ट होगा। याद रखना, जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। यहाँ पे हमने दो जीनोटाइप लिए, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर हम सॉरी क्वालिटेटिव में तो हमारे पास जो फिनोटाइप है वो क्या आएगा, सेम आएगा, और अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव में तो हमारा जो फिनोटाइप है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। क्लियर, हमारा जो फिनोटाइप है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मतलब क्या होगा समझना इसको। अकॉर्डिंग टू, अगर हम मेंडल की बात करें, मेंडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेंडल, टू एक्सट्रीम फॉर्म हमारे पास कैरेक्टर का था, टू एक्सट्रीम फॉर्म हमारे पास कैरेक्टर का था। कोई भी जो है ना हमारा नो इंटरमीडिएट, कोई भी हमारे पास बीच का नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे स्टडी करते गए, जैसे जैसे हम आगे स्टडी करते गए, हमें कुछ ऐसे भी ट्रेट मिलने लगे, ऐसे भी कैरेक्टर मिलने लगे जिसमें हमें रेंज दिखता है। जैसे अगर इन ह्यूमन में बात करें, किस में बात करें, इन ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो अगर हम स्किन कलर देखें बाबू, तो क्या तुमको ऐसा ही सिर्फ लगता है कि या तो इंसान सिर्फ और सिर्फ काला ही है या तो सिर्फ और सिर्फ इंसान गोरा है? ऐसा तो नहीं है। मतलब कि जो तुम्हारा जो मेंडल बात कर रहा था टू एक्सट्रीम फॉर्म के ऊपर, जैसे मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया प्लांटाइड, तो मेंडल बात करे टॉल होगा या डॉर्फ होगा, है ना, सीट से लिया तो राउंड होगा या फिर रिंकल होगा, तो टू एक्सट्रीम फॉर्म पे मेंडल बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम जब आगे स्टडी करते गए तो ऐसा हमको नहीं दिखा। समझे बात, हर जगह हमको टू एक्सट्रीम फॉर्म नहीं दिखता है, ये बात को याद रखना। जैसे कि इन ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात करें या अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो स्किन कलर में हमको रेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रेंज ऑफ अ कैरेक्टर देखने को मिलता है। रेंज ऑफ क्या देखने को मिलता है, कैरेक्टर देखने को मिलता है। जैसे कि कोई इंसान थोड़ा काला है, कोई इंसान थोड़ा और वाइट है ना, थोड़ा इंसान और वाइट है, समझ आए बात। तो धीरे धीरे इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। जैसे सबसे मान लो अगर ऊपर से हम आए तो एक वाइट हुआ, फिर उससे हल्का कम वाइट हुआ, फिर उससे हल्का कम वाइट हुआ, उससे कम वाइट हुआ, फिर उसके बाद काला तक पहुंचा। तो यहाँ पे हमको रेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रेंज ऑफ कैरेक्टर। हमको ऐसा नहीं दिख रहा है कि कैरेक्टर का सिर्फ टू ही एक्सट्रीम है, या तो काला या तो गोरा। तो यहाँ पे मेंडल का बात जो है थोड़ा सा फेल हो जाता है, समझे बात। तो इन ह्यूमन के अंदर अदर या अदर ऑर्गेनिज्म स्किन कलर जो है उसमें क्या देखने को मिलता है, हमको रेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। समझ आए बात, क्या देखने को मिलता है, रेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहां से हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है क्या, समझना। हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास ये मान लो एक सेल है, यहाँ हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक जीन लोकस है। ये क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। लोकस का मतलब पता है पिछले क्लास में, पैरेलल लोकेशन। पैरेलल लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकस कहलाता है। वैसा ही हमारे पास क्या है, ये एक लोकस है, जीन लोकस, और यहाँ पे हमारे पास एक जीन लोकस है। ये जो कैपिटल ए है ये मेलानिन बनाता है। क्या बनाता है, मेलानिन, है ना। ये क्या बनाता है, मेलानिन। और ये मेलानिन क्या होता है बाबू, ये मेलानिन जो है ये कंट्रोल करता है तुम्हारा स्किन एंड हेयर पिगमेंट। मतलब स्किन का जो कलर है वो कौन डिसाइड करता है, यही मेलानिन पिगमेंट। समझ आए बात। तो ये जो ए है वो क्या बनाता है, मेलानिन। ये भी ए ने थोड़ा सा क्या बनाया, मेलानिन। समझ आए बात, ये भी ए क्या बना रहा है, मेलानिन। ये जो बी है ये भी मेलानिन बनाता है, ये भी मेलानिन, ये भी जो बी है ये भी क्या बना रहा है, मेलानिन बना रहा है। इसी तरह ये भी मेलानिन बना रहा है और इसी तरह ये भी मेलानिन बना रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास से वन जीन लोकस से ज़्यादा एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक से ज़्यादा जीन लोकस एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ना। एक से ज़्यादा जीन लोकस किसको कंट्रोल कर रहा है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसी को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे, व्हेन मोर देन वन जीन लोकस। क्या लिखेंगे बाबू, व्हेन मोर देन वन जीन लोकस, व्हेन मोर देन वन जीन लोकस, जब एक से ज़्यादा जीन लोकस किसको कंट्रोल करे, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करे। किसको,
सिंगल कैरेक्टर को, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक बार रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास क्या था, ये एक जीन लोकस, ये दूसरा जीन लोकस, ये तीसरा जीन लोकस। ये जीन लोकस भी क्या बना रहा है, मेलानिन। ये भी जीन लोकस क्या बना रहा है, जीन। ये भी जीन लोकस क्या बना रहा है, मेलानिन बना रहा है। क्या बना रहा है, मेलानिन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा जो जीन लोकस है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हेन मोर देन वन जीन लोकस, जब एक से ज़्यादा जीन लोकस कंट्रोल करे, किसको कंट्रोल करे, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्किन कलर। क्या याद रखना है, स्किन कलर। और आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील होगा, क्या बोल रहे हैं बाबू, जितना ज़्यादा क्या होगा, डोमिनेंट एलील होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, डार्क स्किन कलर होगा। कैसा कलर होगा, डार्क स्किन कलर। समझिए बात, जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डार्क स्किन कलर। और ये जो स्किन कलर है ना, ये जो स्किन कलर है, ये ट्राई हाइब्रिड में होता है। किस में होता है, ट्राई हाइब्रिड में। याद रखना किस में होता है, ट्राई हाइब्रिड। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़ा ना, वैसे ही लेकिन ये किस में होता है, ट्राई हाइब्रिड में होता है। समझिए बात। और ये स्किन कलर किसका एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। याद क्या रखना, जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील उतना ज़्यादा डार्क स्किन कलर। अब हमको बताना, हम तुमको एक चीज़ दे रहे हैं, बताना कौन ज़्यादा गोरा होगा, कौन ज़्यादा गोरा होगा। कैपिटल ए, इन दोनों में ये एक है और ये दो है। फर्स्ट और टू में ज़्यादा गोरा कौन होगा, ज़्यादा गोरा कौन होगा, यानी ज़्यादा वाइट कौन होगा, देख के बताओ। ज़्यादा वाइट किसका फिनोटाइप आएगा, अरे जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील उतना ज़्यादा डार्क स्किन कलर। डार्क स्किन कलर का मतलब कालापन। यहाँ पे देखो डोमिनेंट एलील कितना है, 1 2 3 4 5 6 डोमिनेंट एलील है, तो यहाँ पे कालापन ज़्यादा होगा, यानी डार्कपन ज़्यादा होगा। समझे आप बात। और यहाँ पे एक और दो ही है, यहाँ पे दो ही डोमिनेंट एलील है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा डार्क स्किन कलर है वो क्या होगा, कम होगा इसके कंपेयर। समझ में आया बात। अच्छा इसको बताओ, ये मान लो ए है, ये बी, बताओ ज़्यादा डार्क कलर किसका होगा इन दोनों में से, ए का। क्यों ए का, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील क्या है, ज़्यादा है। समझिए आप बात, आप पकड़ लोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अच्छा इसका बता दो, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एकदम गोरा होगा मेरे तरह। समझ आया बात, है ना, क्लियर है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जब वन जीन लोकस कंट्रोल करता हो किसको, सिंगल कैरेक्टर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जांपल याद रखना है, स्किन कलर। डोमिनेंट एलील जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, डार्क स्किन कलर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब होता है, इधर देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का मतलब होता है जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समझिए बात, जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और यहाँ से आप पहचानना भी शुरू कर दिए। आपको याद रखना है स्किन कलर जो है वो कैसा होता है भाई, ट्राई हाइब्रिड होता है। कैसा होता है, ट्राई हाइब्रिड। आपको एक डेटा याद रखना होगा सिर्फ और सिर्फ कि पॉलीजेनिक, देखो नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कौन बताएगा, नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कौन बताएगा, नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कौन बताएगा, 9:3:3:1। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है इन F2 जनरेशन, है ना। लेकिन F2 जनरेशन में अगर हम पॉलीजेनिक डाई हाइब्रिड का बात करें, किसका बात करें बाबू, पॉलीजेनिक डाई हाइब्रिड का बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। और वो कितना आता है, 1:4:6:4:1। याद रखना, इनको भी जोड़ के कितना आ रहा है, 4 1 5 5 11 11 4 15 1 16, और इनको भी जोड़ लो कितना आ रहा है, 16। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास 16 ही प्रोजनी बनता है। कितना बनता है, 16 ही प्रोजनी, लेकिन रेशियो जो है वो अलग हो सकता है। याद रखना, रेशियो जो है वो अलग हो सकता है। और F2 में जो तुम्हारा पॉलीजेनिक डाई हाइब्रिड है उसका रेशियो कितना होता है, 1:4:6:4 और 1। लेकिन नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो जो है वो कितना आता है, 9:3:3:1। याद रहेगा, कोई दिक्कत, क्लियर है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्लियर है।
अब हम लोग मूव करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। किसके ऊपर? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छे के डेटा के ऊपर बात करते हैं। मेंडल का जो काम है वो 1856 से 1863 तक हुआ। 1865 में मेंडल ने अपने काम को पब्लिश किया। लेकिन जब मेंडल ने अपने काम को कब पब्लिश किया? मेंडल ने अपने काम को कब पब्लिश किया बाबू? पब्लिश किया 1865 में, है ना। मेंडल ने अपने काम को कब पब्लिश किया? 1865 में। और आपको ये बात याद रखना है, मेंडल जो है वो ये नहीं बता पाता। देखो मेंडल फैक्टर तो कर रहे थे। मेंडल कह रहे थे फैक्टर है, लेकिन एक साइंटिस्ट आता है वो बोलता है फैक्टर जो चिल्ला रहा है वो तो फैक्टर है कहाँ। यहाँ पे जाके तुम्हारा जो मेंडल है वो फंस जाते हैं। समझ आए बात? यहाँ पे जाके तुम्हारे मेंडल फंस जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ड्रॉबैक भी मेंडल का देखते हैं कि मेंडल ने पब्लिश किया था अपने काम को कब? 1865 में। लेकिन उस समय तक जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। क्रोमोसोम वाज नॉट डिस्कवर। क्रोमोसोम जो है इस समय तक हमारे पास डिस्कवर नहीं हुआ था। समझिए बात? और हमें आगे तो पता चल गया, आगे जाकर पता चल गया ये थ्योरी क्या बताता है आगे जाके कि जो फैक्टर है, जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पे। अगर क्रोमैटिन बोलेगा तो भी सही है और डीएनए बोलेगा तो भी सही है। तो जो तुम्हारा जीन यानी कि फैक्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पे। ये थ्योरी बताता है। ये थ्योरी यही बताता है कि जो तुम्हारा फैक्टर और जीन है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होता है तुम्हारा? वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के ऊपर। लेकिन उस वक्त तक क्रोमोसोम डिस्कवर ही नहीं था, तो मेंडल कैसे बताते कि फैक्टर है कहाँ? समझ है बात? मेंडल कैसे बताते कि फैक्टर है कहाँ? तो मेंडल ने पब्लिश किया था अपने काम को कब? 1865 में। लेकिन 1865 तक कोई भी जो क्रोमोसोम का बात है वो नहीं हुआ था, क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुआ था। तो मेंडल बता ही नहीं पाते कि आखिर में फैक्टर है कहाँ, क्योंकि वो फैक्टर तो कर रहे थे कि कुछ है, फैक्टर है। लेकिन साइंटिस्ट आके पूछता है कि बताओ ये फैक्टर है कहाँ। सवाल ये उठता है कि फैक्टर है कहाँ। और उनका और भी ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक होने के पीछे क्या था? उनका जो काम है वो अच्छे तरीके से क्यों पॉपुलराइज नहीं हो पाया, इसके पीछे कुछ रीज़न होता है। वो रीज़न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रीज़न नंबर 1 ये है कि उनका जो काम है वो क्या नहीं होता है भाई? मेंडल का जो वर्क है नॉट पब्लिसाइज्ड। उनका जो काम है वो ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हो सकता, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया का तो दौर है नहीं, और प्लस वो ठहरे थे एक गांव के रहने वाले थे, है ना। गांव के रहने वाले थे, उतना ज़्यादा उनके पास सोर्सेस नहीं था, तो उनका काम उतना ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया। दूसरा बात, जिन तक पहुँचा भी इन्होंने क्या कहा कि तुमने तो भैया मैथ का इस्तेमाल कर लिया। किसका इस्तेमाल कर लिया? मैथ का इस्तेमाल कर दिया। यूज़ मैथ टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लिया है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लिया है? मेंडल ने किसका इस्तेमाल किया भाई? मैथ का इस्तेमाल कर लिया है ना। किसका इस्तेमाल किया? मैथ का इस्तेमाल किया। समझ गए बात? तो इसलिए भी इनके बात को उतना भाव नहीं दिया गया। तीसरा बात इन्होंने क्या कहा था भाई कि चलो मेंडल का ये वाला जो बात था कि मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा कि जो फैक्टर है वो क्या है बाबू? फैक्टर जो है वो क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है। क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है ना। डिस्क्रीट यूनिट है और ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। ब्लेंडिंग शो नहीं करता, नॉट शो ब्लेंडिंग, यानी कि वो आपस में मिक्स नहीं होता है। ये बात चलो ठीक है। लेकिन मेन ड्रॉबैक याद रखना, पूछेगा मेन ड्रॉबैक क्या था? तो मेन ड्रॉबैक ये था कि जो मेंडल है, मेंडल नॉट एक्सप्लेन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ फैक्टर या जीन। मेंडल ये नहीं बता पाए थे कि एक्चुअल में जो हमारा फैक्टर है यानी कि जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है, यानी उसका लोकेशन क्या है, वो उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है। और यही इसका याद रखना, यही इसका क्या था? मेन ड्रॉबैक था। यही इसका क्या था बाबू? यही इसका क्या था? मेन ड्रॉबैक था ना। मेंडल का जो था मेन ड्रॉबैक क्या था? यही था। समझ आया? मेंडल का जो ड्रॉबैक है वो क्या था? यही था कि मेंडल ये नहीं बता पाते कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है यानी जो फैक्टर है वो प्रेजेंट कहाँ है। ये चीज़ मेंडल नहीं बता पाए थे, और यही क्या था? इनका मेन ड्रॉबैक था, या कह लो कि फेलियर का वजह था।
समझ में बात। और बाद में 3 साइंटिस्ट आते हैं, कितने साइंटिस्ट आते हैं बाद में, लेटर कितने साइंटिस्ट आते हैं बाबू, लेटर 3 साइंटिस्ट आते हैं, कितने साइंटिस्ट आते हैं, 3 साइंटिस्ट आते हैं। और कब आते हैं बाबू, लेटर 3 साइंटिस्ट आते हैं, लगभग 1900 का बात है, कब का बात है, 1900 का बात है, लगभग 1900 का बात है कि 1900 का बात है, 3 साइंटिस्ट आते हैं। नाम क्या क्या, नाम कोई बताएगा, कार्ल कॉरेंस, टेस्मार्क, और कौन थे भाई, ह्यूगो डिवरीज। याद रखना ये जो ह्यूगो डिवरीज है ये तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एवोल्यूशन में भी आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं, एवोल्यूशन में भी। अब देखो कार्ल कॉरेंस, टेस्मार्क और डिवरीज ये 3 साइंटिस्ट आते हैं। ये तीनों जो वर्क करते हैं ये पूछा जा सकता है कि ये तीनों वर्क जो है वो एक साथ करते हैं या अलग अलग करते हैं। तो ये तीनों जो वर्क है वो करते हैं इंडिपेंडेंटली करते हैं। कैसे काम करते हैं ये तीनों, इंडिपेंडेंटली करते हैं, यानी कि अलग अलग ये तीनों का तीनों काम करते हैं। समझे बात, अलग अलग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली ये लोग काम करते हैं। अब हम लोग बात करें कि 1900 में हुआ क्या, 1900 में हुआ क्या, व्हाट अकर इन 1900 के टाइम में क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, बेटर माइक्रोस्कोप आने लगे। क्या आने लगा, बेटर माइक्रोस्कोप आया। क्या आया बाबू, बेटर माइक्रोस्कोप। जब बेटर माइक्रोस्कोप आया तो साइंटिस्ट जो थे वो सेल डिवीज़न के ऊपर काम करने लगे। किसके ऊपर काम करने लगे, सेल डिवीज़न के ऊपर क्या करने लगे, काम करने लगे, है ना, सेल डिवीज़न के ऊपर वर्क करने लगे। और उनको एक कलर बॉडी दिखता है, क्या दिखता है, कलर बॉडी दिखता है ना, कलर बॉडी दिखता है। और उस कलर बॉडी को उन्होंने क्रोमोसोम कहा। क्या कहा, क्रोमोसोम। और इस तरह से क्या मिला हमको, क्रोमोसोम मिला। क्या मिला, क्रोमोसोम मिला। और जो तुम्हारे साइंटिस्ट हैं वो लोग किस पे काम कर रहे थे, इन माइटोसिस एंड मियोसिस। किसके ऊपर काम कर रहे थे, माइटोसिस एंड मियोसिस। और सबसे ज़्यादा मियोसिस पे काम करते हैं बोवरी। कौन करते हैं, बोवरी। बोवरी नाम के साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मियोसिस के ऊपर काम करते हैं। याद रखना सर्टेन एंड बोवरी। क्या याद रखना, सर्टेन एंड बोवरी। इससे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। सर्टेन एंड बोवरी जो है वो क्या करते हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन, ये कोशिश करते हैं एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के लॉ को, है ना, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। किसके मदद से, क्रोमोसोम के बिहेवियर के मदद से, क्रोमोसोम के बिहेवियर के मदद से, क्रोमोसोम के बिहेवियर के मदद से। जो तुम्हारे ये 2 साइंटिस्ट हैं, कौन, सर्टन और बोवरी। याद रखना नाम, सर्टन और बोवरी। ये दोनों क्या करने लगते हैं, मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने लगते हैं। किसके मदद से, क्रोमोसोमल बिहेवियर के मदद से। मतलब इनको कुछ ऐसा लग रहा था कि देखो फैक्टर जो है वो भी जोड़ा में होता है, क्रोमोसोम भी कैसे होता है, जोड़े में होता है ना, कुछ इस तरह का ये देख रहे थे। फिर ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ क्रोमोसोम जा रहा हुआ फैक्टर जा रहा है, तो कहीं ना ऐसा तो ना है कि फैक्टर जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर है। कुछ इस तरह से वो लोग सोच रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि सर्टन और बोवरी ने क्या एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि मेंडल लॉ है, जो मेंडल्स का लॉ है, उसको क्या करने लगे, वो एक्सप्लेन करने लगे। किसके मदद से, क्रोमोसोमल बिहेवियर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। अब आगे क्या होता है, आगे जो सर्टन साहब है, बोवरी साहब ने एनसीईआरटी लिखता है, सर्टन साहब जो है वो प्रोपोज क्या करते हैं, वो कहते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा ऊपर में या इधर लिखते हैं, ठीक है। सर्टन साहब जो है ना, ये साहब सर्टन साहब क्या करते हैं आगे, जो हमारे पास सर्टन साहब है ये प्रोपोज क्या करते हैं, सर्टन साहब जो है ना तुम्हारे, ये प्रोपोज क्या करते हैं, ये तुम्हारा देते हैं, ये कहते हैं ना कि जो तुम्हारा फैक्टर है, फैक्टर और तुम्हारा फैक्टर एंड क्रोमोसोम, वो लोग इसका जो बिहेवियर है वो पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल है। मतलब जैसे जैसे फैक्टर काम कर रहा है वैसे वैसे क्या काम कर रहा है, क्रोमोसोम काम कर रहा है। समझ है बात, जैसे जैसे फैक्टर काम कर रहा है वैसे वैसे कौन काम कर रहा है, क्रोमोसोम काम कर रहा है। ये बात किसने कहा था, सर्टन ने। एंड गिव क्रोमोसोमल थ्योरी। और क्या दिया इन्होंने, क्रोमोसोमल थ्योरी दिया, है ना, एंड गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड इन्होंने क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। अब सवाल ये आता है कि देखो सवाल ये आता है कि अगर आपसे पूछेगा कि बताओ कौन साइंटिस्ट है जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ऑप्शन में अगर सिर्फ और सिर्फ सर्टन एंड बोवरी रहेगा, क्योंकि बोवरी का भी कंट्रीब्यूशन था, सर्टन और बोवरी रहेगा तो हम लगाएंगे सर्टन एंड बोवरी। लेकिन ऑप्शन में सर्टन एंड बोवरी भी रहा
रहा और सर्टन भी रहा, तब हम क्या लगाएंगे, सर्टन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सर्टन? क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन ये कहता है आगे जाके कि सर्टन प्रोपोज फैक्टर एंड क्रोमोसोम बिहेवियर जो है वो पैरेलल है। और क्या दिया उन्होंने, क्या दिया हमको, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। समझ आ बात, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके एक साइंटिस्ट दूसरे आते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के साथ प्रूफ करते हैं। समझ आ बात, बाद में जो ये तुम्हारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। कौन करते हैं भाई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ? और इधर देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। किसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी को। क्रोमोसोमल थ्योरी को क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। और इन साइंटिस्ट का नाम था टीएच मॉर्गन। क्या नाम था? टीएच मॉर्गन। सवाल यही आएगा कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है क्रोमोसोमल थ्योरी को वो कौन करते हैं? टीएच मॉर्गन। पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम है? थॉमस हंट मॉर्गन। आपको नहीं पूछेगा पूरा नाम, आपको याद रखना है टीएच मॉर्गन। क्या याद रखना है? टीएच मॉर्गन। और टीएच मॉर्गन क्या करते हैं, एक वर्क पे काम करते हैं जिसे हम लोग लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकेज। तो आपसे ये भी सवाल आएगा कि लिंकेज किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। और एक बात और याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन करता है क्रोमोसोमल थ्योरी को? तो टीएच मॉर्गन ने। कैसे करते हैं? ये जो टीएच मॉर्गन है ना बाबू, ये वर्क करते हैं, वर्क यानी कि काम करते हैं, वर्क ऑन ड्रोसोफिला। किसके ऊपर काम करते हैं? ड्रोसोफिला के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? ड्रोसोफिला। इसी ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट फ्लाई, है ना। इसी ड्रोसोफिला को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट फ्लाई। और इस फ्रूट फ्लाई को हमने और कहाँ पर है, चैप्टर नंबर 1 में, जहाँ पे लाइफ स्पैन दिया हुआ था, इसका भी लाइफ स्पैन दिया हुआ है 2 वीक। कितना दिया हुआ है? 2 वीक। और इसमें अगर क्रोमोसोम की नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम की अगर हम नंबर की बात करें ड्रोसोफिला में, क्रोमोसोम की अगर नंबर की बात करें तो 2n = 8 होता है। यानी कि इसके डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 8 होता है। फिर से बोल ले, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था क्रोमोसोमल थ्योरी को? टीएच मॉर्गन ने। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था क्रोमोसोमल थ्योरी को? टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने किसके ऊपर काम कर रहे थे? सवाल ये भी आएगा, टीएच मॉर्गन किसके ऊपर काम कर रहे थे? ड्रोसोफिला के ऊपर। किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर। ड्रोसोफिला को और हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट फ्लाई कहते हैं। चैप्टर 1 में दिया हुआ है कि जो फ्रूट फ्लाई है वो, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 2 वीक। इसी वजह से देखो इसका लाइफ स्पैन कम है, इसी वजह से मॉर्गन ने इसको सेलेक्ट किया था, क्योंकि लाइफ स्पैन कम है तो जल्दी जल्दी इसका पूरा लाइफ को देख पाएंगे। समझ आया बात? हाँ, ये भी सवाल पूछेगा कि क्यों मॉर्गन ने इसको सेलेक्ट किया था, ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया था। अब देखो चैप्टर 1 में क्या मिला हमको कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो 2 वीक है। क्रोमोसोम की नंबर की बात करें तो 2n = 8। सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे आने का चांस है कि बताइए ड्रोसोफिला का जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है? 2n = 8। यानी कि डिप्लॉयड अगर सेल रहेगा तो क्रोमोसोम कितना होगा? 8। अगर 8 और क्रोमोसोम अगर पूछे कि ड्रोसोफिला का गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा तो 4। गैमेट में पूछेगा तो 4, क्योंकि गैमेट में आधा होगा। समझिए बात। और नॉर्मल सेल में कितना होगा? 8। क्लियर है? नॉर्मल सेल में कितना होगा? 8। किसका है हम लोग देख रहे हैं? ड्रोसोफिला, जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्रूट फ्लाई। दूसरा नाम क्या है? फ्रूट फ्लाई। लाइफ स्पैन कितना होता है? 2 वीक। लाइफ स्पैन उसका 2 वीक होता है। क्लियर है पूरा बात? आप देखो जो तुम्हारा 8 है, 8 में से 6 जो है वो ऑटोजोम होता है। क्या होता है? ऑटोजोम होता है। और तुम्हारे पास अगर मेल है, अगर क्या है? मेल है तो 6 ऑटोजोम, और प्लस इसके पास क्या होगा? X और Y होगा। और अगर फीमेल होगी, अगर क्या होगा बाबू? फीमेल होगी तो यहाँ पे 6 ऑटोजोम होगा। 6 क्या होगा? ऑटोजोम, प्लस क्या होगा इसके पास? X और X होगा, प्लस X और X होगा। अब सवाल ये उठता है कि टीएच मॉर्गन साहब ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट करते हैं? ड्रोसोफिला को टीएच मॉर्गन साहब क्यों सेलेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला रीजन कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो कम है, यानी कि 2 वीक का है। दूसरा रीजन आपको ये याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 8 होता है। तीसरा रीजन ये याद रखना है कि मेल और फीमेल में हम लोग इसमें आसानी से अंतर पता लगा पाते हैं। समझिए बात? तीसरा रीजन। चौथा रीजन ये याद रखना है कि जब इन लोग आपस में मेटिंग करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाते हैं, तो ढेर सारा बच्चा बनेगा तो काम करने में आसान होगा। पांचवा रीजन ये याद रखना है कि इसे हम लोग आसानी से ग्रो करा सकते हैं लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियल मीडियम में। और छठा रीजन ये याद रखना है कि थोड़ा मोड़ा भी अगर ठीक ठाक भी माइक्रोस्कोप है तो उसमें हम लोग इनके वेरिएशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इस वजह से टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया था। समझ में? आपसे सवाल ये आ सकता है कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया। क्लियर है एकदम? या ये भी पूछा जा सकता है कि टीएच मॉर्गन जो है वो किस पे काम करते हैं? तो ड्रोसोफिला पे काम करते हैं।
समझ आया बात? लिंकेज किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? टीएच मॉर्गन ने। क्लियर है? किसने प्रूव किया? टीएच मॉर्गन ने। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किसने किया? सटन एंड बोवरी ने। किसने? सटन एंड बोवरी ने। अगर ऑप्शन में सटन भी रहा तो क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सटन लगाएंगे। क्लियर है पूरा कहानी? सारा कुछ लिखा हुआ है आपके नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट